As a lawyer, if anything is also sacred, that is the Constitution of Pakistan. Why? Because whatever I practice, that comes out of the Constitution. No one is above the Constitution. So there was this person who actually confessed that he has murdered his wife. And he was advised कि आप जी एक criminal defense lawyer कोई hire करें and they will guide you कि आपने किस तरह से इस पूरी situation के अंदर से निकलना है. 19 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर विद रेफरेंस टू कत्ल, जना, डकैती, चोरी, criminal breach of trust, criminal intimidation. I mean, I can go on and on. लेकिन nobody has confessed before. Okay. Trust me, रिदा, मेरे वालिद साहब भी हाई कोर्ट के जज थे. मुझे भी तकरीबन 19 साल से ये फौजदारी प्रैक्टिस करते हुए हो गया. मैं बड़ी आसानी से, बड़ा कंफर्टेबली आपको बता रहा हूँ कि ना मुद्दई 100% सच्चा होता है, ना मुल्ज़म 100% गुनहगार होता है. एनसीसीआई का जो केस है, डकी वाला और सादुर रहमान वाला जो केस है, इट्स अ वेरी बिग केस स्टडी, वेरी बिग केस स्टडी. सो अगर जब आप उसको देखें ना, तो आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे खाली डिनाइल नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होता. यानी ये जो अब आपके सामने बहुत इनोसेंट अपेयर हो रहा है लोगों के लिए, उसको आपकी जुडिशरी के उसी मैजिस्ट्रेट ने 23 दिन का रिमांड भी दिया. ठीक. मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो कि हम रेप विक्टिम्स के ऊपर करते हैं, राइट? सो हमारे यहाँ क्या सीन होता है, बिकॉज मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, कुछ पॉडकास्ट में ऐसी औरतों की कहानियाँ भी सुनी हैं जिन्होंने इस चीज़ को बरमला कहा है कि हमारे साथ एक तो जो भी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का वाक़या हुआ है, इसके अलावा जब वो एफआईआर रजिस्टर करवाने जाते हैं तो उनसे कुछ ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो री-ट्रॉमेटाइज़ हो रही हैं. सो व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल इन सच अ सर्कमस्टांसेस जहाँ रेप का एलिगेशन? सीमन एनालिसिस है, आपका डीएनए है, उसके बाद आपके कपड़ों के ऊपर स्टेनिंग है, इस किस्म की चीज़ें हैं. फॉर दैट दे नीड टू परफॉर्म अ मेडिकल एग्जामिनेशन. ये पुराना लॉ था जिसके तहत आप कोई ऐसी औरत जो किसी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, राइट, एंड शी हैज़ बीन रेप्ड, तो क्या उसके पास ये नहीं था वर्डिक्ट कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके जस्ट बिकॉज शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, तो कोई भी उसके साथ ये गलत काम कर सकता है. जब आप मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को देखोगे ना, तो आई विल नॉट स्टिक टू पाकिस्तान. लेट्स गो टू इंडिया. देयर इज नो ऑफ सच कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप. लेकिन वो बात ही कहना कि हर बाप का ही बाप है. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट पॉडकास्ट. सो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इंटरेस्टिंग कहूँ या सनसनी खेज कहूँ, ये तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी जॉइंड इन अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट criminal defense attorney, यानी कि criminal defense lawyer of Pakistan, and we are going to unpack some really uncomfortable and serious truths about the Pakistani justice system. हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पावर अथॉरिटी कौन होल्ड करता है? हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट या हमारे सीएसपीज़? पाकिस्तान के अंदर रेप लॉज क्या है, मैरिटल रेप लॉज क्या है, क्यों हमारे यहाँ 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट जो कि रेप विक्टिम्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, इसको क्यों बैन किया गया? हमारे यहाँ जो मुल्जिमान किस हालात में, किन हालात में जेलों में बंद हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और इस तरह के ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सीरियस टॉपिक्स जो कि आपके जस्टिस सिस्टम को, आपके मुल्क के जस्टिस सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आपको या मुझे एज अ पाकिस्तानी ज़रूर जाननी चाहिए. कुछ ऐसी इंसाइट्स होती हैं जिनको जान के हम अपनी इंफॉर्मेशन में ही नहीं बल्कि अपनी हमारे जो दिमाग की क्लैरिटी है उसमें भी इजाफा करते हैं. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. एंड सबसे पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा भी बढ़ावा देता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट आप सबके लिए लाती रहूँगी. थैंक यू सो मच. लेट्स जॉइन द कॉन्वर्सेशन. Thank you so much, Sir Ali Haider, for being on the show and for giving me this honor and opportunity to interview today. So, सबसे पहला question है, बड़ा interesting सा है, तो मैंने कहा let's just dive into it. So, I heard this term somewhere that however bigger you are,
द लॉ इज बिगर देन यू, ठीक है, यानी कि आप जितने भी महान शख्सियत हैं, लेकिन जो लॉ है वो आपसे कुछ कदम आगे ही रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू यू एज अ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, एज अ कैपिटल डिफेंस अटॉर्नी, हमारी सिचुएशन जो मुल्क की है, डू यू थिंक कि हमारे मुल्क की सिचुएशन पे ये जो जुमला है ये बैठता है बड़े अच्छे तरीके से? Rida, to be very honest, I believe it to my core that no matter how big you are, law is always going to be bigger than you for several reasons. Okay. I tell you one thing, हम जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हुए एक डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं किबले की तरफ, वाई? अल्लाह तो हर तरफ है. Exactly. That brings a sync among the society. That brings harmony among the society. So law एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी को बांध के रखता है एक तमीज के अंदर, एक दायरे के अंदर. सो तो एज अ लॉयर, एज अ कोई जज हो, पब्लिक एट लार्ज हो, ये आपको मानना ही मानना है कि लॉ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अबव देन यू. सो इस वजह से लॉ सोसाइटी के अंदर, अदरवाइज तो आप देखो ना रिदा, फिर तो जंगल का कानून होगा. अगर लॉ नहीं है, रिदा के लिए कोई और लॉ है, अली हैदर के लिए कोई और लॉ, that's a different debate. We'll go into that. Yes, that's what I was going to say. That's a different debate. Yes. But as of now, in the statutes, law applies equally to everyone. और इस वजह से लॉ को हमेशा रहना भी अबव चाहिए. बनाया जाता है सोसाइटी को सिंक रखने के लिए, सोसाइटी को एक ऑर्डर के अंदर रखने के लिए. सो लॉ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अबव देन एनी पर्सन. वो हमारे पे है, या हमारी जो बड़ी जो हैं पार्टीज और इदारे जिनको हम कहते हैं कि वो किसको उस दायरे में देख रही हैं और किसको नहीं देख रही, राइट? रिदा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, as a Muslim, हमारे लिए the most sacred book is the Holy Quran. Definitely. Because that is the book from which we seek the guidance. Our religion came out of that book. But as a lawyer, if anything is more not more, if anything is also sacred, that is the Constitution of Pakistan. Why? Because whatever I practice, that comes out of the Constitution. Whatever you are living in a country, in any manner, be that may it's your civil matters, आपके criminal matters हैं, property के matters हैं, आपके religious matters हैं, हर चीज ने अपनी पावर ड्राइव करनी है कॉन्स्टिट्यूशन से. सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपके लॉयर्स को भी बांधता है, पब्लिक एट लार्ज को भी बांधता है, वो लेजिस्लेचर को भी इंटैक्ट रखता है, वो जुडिशरी को भी रखता है, वो एग्जीक्यूटिव को भी एक जिसे कहते हैं ना मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. सो इस वजह से नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दैट इज अ डिफरेंट डिबेट कि जी हमारी लेजिस्लेचर ज्यादा सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा सुप्रीम है. बट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, independence of judiciary, media freedom of speech, everything comes out of the constitution. And what is that? That is Qanun. So everyone is subservient to the constitution of Pakistan. And what is that? That is a law. That is a law. So is wajah se law is always more sacred. Law is always going to be higher than you. Yeah. Achha, so this kind of wants me to connect this situation with a personal incident that happened in, Door Daraz ke एक फैमिली में. So there was this person who actually confessed that he has murdered his wife, and he was advised कि आप जी एक criminal defense lawyer कोई hire करें, and they will guide you कि आपने किस तरह से इस पूरी situation के अंदर से निकलना है, ठीक है? अच्छा, so अब उस situation में ना मुझे एक चीज़ जो क्लिक हुई वो ये हुई कि of course lawyers का काम है आपको इंसाफ प्रोवाइड करना, राइट? उनकी मेजर फंडामेंटल ड्यूटी ही यही है कि उन्होंने आपको इंसाफ प्रोवाइड करना है. अच्छा, सो एक, I don't know if I should say this, but I would say this just to, have an understanding कि criminal defense lawyers are often associated with being heartless. Why? Because हम उनका moral compass को बार बार जज करते हैं. Because जो इंसान जिसने एक जुर्म कमिट किया है, क्राइम कमिट किया है, ऑफ कोर्स वो कन्फेस भी करता है कि हाँ भाई साहब मैंने ये कर दिया तो मुझे बचा लें. सो एज ए क्रिमिनल डिफेंस लॉयर आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप अपनी उस मॉरल कॉम्पास को किस तरह डिफाइन करते हो, और ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो कि जिससे वाकई आपको लगा हो कि मेरा मॉरल कॉम्पास जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, द पॉइंट दैट वेयर यू क्वेश्चन योर ओन मॉरल कॉम्पास. Rida, I will make it simple for you. All right. Everyone hates us. But nobody realized कि as a capital defense attorney or
it's a fancy word, otherwise lawyer, advocates, attorneys, barristers. When you're representing a party, and especially if you're representing accused, judge hates you, prosecutor hates you, the complainant hates you, the witnesses hates you, and if private counsel is engaged by the complainant, that also hates you. But I signed up for that, becoming a lawyer. आपकी जनरल पब्लिक के लिए ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और ये बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है. Okay. वो परसेप्शन ये है कि एज इफ इट्स एज कंफर्टेबल कि मुल्जम आया और उसने मेरे सामने आके कन्फेस कर ली. पहली बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 19 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर विद रेफरेंस टू कत्ल, जना, डकैती, चोरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, criminal intimidation. I mean, I can go on and on. लेकिन nobody has confessed before me. Okay. अच्छा. For sake of argument, even if he confesses in front of me, that's a privileged communication. But you being so much experienced in that field, तो आपको तो पता लग नहीं जाता होगा कि this person has definitely committed a crime, even though he or she is not accepting. Rida, am I supposed to judge that person? Now that's the question. Am I supposed to? He came to you for my representation. That Mr. Ali Haider, I want to engage you, a lawyer, to get me a fair representation before a court of law. Okay. He's not here. I'm in no capacity कि मैं उसको judge करूं. That's not my job. My job is to represent him in a court of law. मैं जो अभी बात कर रहा था बीच में रह गई. देखो, रिदा, मुल्जम कोई शहादत नहीं देता. शहादत मुदई देता है, गवाह मुदई देता है, उसकी तफ्तीश पुलिस करती है, उसके बाद तमाम की तमाम एविडेंस जो कलेक्ट होती है वो पुलिस करती है. प्रोसिक्यूटर उस कलेक्टेड एविडेंस को अदालत में पेश करता है. और मैं बतौर मुल्जम का वकील उनकी शहादत को क्वेश्चन करता हूं कि अगर तुमने इस टेबल से मट्टी खून आलूद जिसके ऊपर खून गिरा हुआ है तुमने उठाई है, तो क्या तुमने 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस बुलाए इसको उठाने के लिए? क्यों? कानून ये कहता है. सो अब अगर मैं ये सवाल कर रहा हूं तो कानून मुझे इसकी इजाजत देता है ये उसे सवाल करने की. आपने बात की कि अगर मुद्दई क्लेम करता है जी कि इसने मेरे किसी चाचे के सामने, किसी मामे के सामने या किसी एबीसी के सामने कन्फेशन की थी कि ये मैंने क्राइम कमिट किया, लॉ ये कहता है कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है. लॉ कहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. अब अगर अदालत में आके मैं उस गवाह के ऊपर इस बात के ऊपर जरा करूं कि तुम्हारे से किस कन्फेशन, कब कन्फेशन की, उस वक्त तुम किधर थे. सो बेसिकली हम लोग प्रोसिक्यूशन की कलेक्टेड एविडेंस और प्रोसिक्यूटर की प्रेजेंटेड एविडेंस के अंदर उन्हीं के तरीके कार के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं. That's it. That's our job. I'm not there to judge even the witnesses. That's a job of a judge. Judge decide करे कि did I do my job very well or the prosecutor did his job very well. So in all, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है वो है ही ऐसे. आप लोग बैठे हुए यहाँ पे इस बात को, या आपकी ऑडियंस इस बात को एवेल्युएट कर लेती है कि जी उन्होंने तो एविडेंस अपनी प्रेजेंट की थी, इनको चौक के अंदर सजा जो है ना फांसी दे देनी चाहिए. कुरान में ये चीज है, कुरान में ये भी चीज है. फिर गवाह तज़कियतुल शहूद में पूरे उतरने चाहिए. वो गवाह जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई मेजर सिन ना की हो, वो गवाह जिन्होंने अपनी आंखों से वो कुआं देखा हो. ट्रस्ट मी रिदा, मेरे वालिद साहब भी हाई कोर्ट के जज थे. मुझे भी तकरीबन 19 साल से ये फौजदारी प्रैक्टिस करते हुए हो गया. मैं बड़ी आसानी से, बड़ा कंफर्टेबली आपको बता रहा हूं कि ना मुद्दई 100% सच्चा होता है, ना मुल्जम 100% गुनहगार होता है. मैंने बड़ी दफा अपनी वीडियोस वगैरह में भी ये बात की है कि अभी मैं आपके स्टूडियो के बाहर मुझे कोई मर्डर कर जाए ना, रिदा ने गवाह नहीं बनना उसका. गवाह कौन बनेगा? मेरी अम्मा, मेरी बेगम, मेरा भाई, मेरा चाचा, जिन्होंने देखा नहीं. तो हाउ कैन यू से दैट वो सच बोल रहे हैं? लेकिन हैदर साहब, कुछ ऐसे भी तो इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत हाइप पकड़ते हैं मीडिया में भी. फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हुआ है और बाकायदा उसके बारे में खबरें नशर होती हैं और पता चलता है कि वाकई में इस बंदे ने क्राइम कमिट किया है. इवन दो तब भी जो क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स होते हैं वो स्टिल दे चूज टू डिफेंड द क्रिमिनल. या दैट्स आवर जॉब. आई मीन, चलो मैं आपको इस बार इंटरेस्टिंग इसकी एक ना प्रोपोजिशन लेआउट करता हूँ.
फॉर इंस्टेंस इस आपके पॉडकास्ट के कमरे के अंदर आई एम ऑल अलोन एंड आई एम कमिटिंग अ क्राइम, मैं कोई क्राइम कमिट कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, मैं चला गया हूं, मुझे अल्लाह ने तो देखा है। हमारा बीइंग अ मुस्लिम, ये बात, इस बात पे ईमान है, इस बात के ऊपर कि एट द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगा। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मैं उस मुल्जम को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के लिए तैयार नहीं हूं? सो एक डिफेंस अटर्नी जो मुल्जम का वकील है, वो अपने साइल को, उस मुल्जम को अदालत के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग लेके देता है। बहुत सारे केसेस के अंदर, जिस तरह आपने बात की, मैं स्कालिया की एक एग्जांपल कोट करता हूं आपके सामने। स्कालिया ने कहा था हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि अब मुकदमे अदालतों में नहीं, इन पॉडकास्टों पे, टीवी चैनल्स पे और इन सारी चीजों के अंदर लड़े जाते हैं। और चीजें जब सेंसिटाइज हो जाती हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, मैं लिटिगेशन करता हूं, हार्डकोर लिटिगेटर हूं, हमें पता है अपने साइल के लिए हमने रिलीफ लेना है, वो चाहे रिलीफ बेल की सूरत में हो, चाहे वो बरियत की सूरत में हो, लेकिन विद इन द कंटोर्स ऑफ द लॉ, कोई दो नंबरी नहीं, उसी कंटोर्स ऑफ लॉ के अंदर हमने ऑपरेट करना है। अब वो जो आपने बात की ना कि चीजें सेंसिटाइज हो जाती हैं, ये सिर्फ इस प्रोफेशन में या जस्टिस सिस्टम के अंदर नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द उठा के देखो। आपने बहुत सारी रील्स की होंगी, हर रील क्यों नहीं वायरल होती? जो चीज वायरल हो जाती है वो ट्रेंड बन जाती है। इस वजह से लोगों का शौक इस बात पे होता है कि मुकदमों को ट्रेंड के अंदर रखा जाए और अदालतों के अंदर परफॉर्मेंस उनकी वो नहीं होती। सो दैट्स द बेसिक थिंग। अच्छा, so excuse me if I'm kind of trying to indulge deeply into the conversation. A question popped up again, वो ये है कि अच्छा फॉर इंस्टेंस मुकदमा लड़ा गया और जो जिसने क्राइम कमिट किया था वो बरी जमा भी हो गया, और आपको या किसी भी डिफेंस लॉयर को पता चला कि हाँ ही एक्चुअली कमिटेड दैट क्राइम, और उसने फिर भी उसका डिफेंड करके उसको इंसाफ दिलाया जो कि उसका बनता नहीं था, और जो बेचारा जिसके साथ गलत काम हुआ या कोई भी ज्यादती हुई, कोई भी जो भी क्राइम उसके अगेंस्ट हुआ, वो बेचारा जो इंसाफ की तलाश में धक्के खाता रहा पूरी जिंदगी, और अभी भी जो वो मुल्जिम है वो बरी जमा हो गया। सो उस पॉइंट पे जो होते हैं लॉयर्स होते हैं, उनका तो जो तब के उस पॉइंट पे जो मॉरल कॉम्पास होता है उसको वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकये के साथ में इस बात का जवाब देता हूँ। ओके। मेरी क्लाइंट थी खातून ओल्ड लेडी, और उनका बेटा था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। ओके। वो वजीराबाद से ट्रेन पे आया करता था लॉ करने, और उसके बाद यहाँ पढ़ के फिर वो वीकेंड पे चला जाता। कुछ लड़कों के साथ उसकी लड़ाई चढ़ाई होगी ट्रेन के अंदर, उन्होंने उसको जो है ना उस लड़के का मर्डर कर दिया। उस खातून ने अपनी सारी जमा पूंजी लड़के वो केस लड़ा, और मुल्जमान को सजाए मौत हुई ट्रायल कोर्ट से। दो ऑनरेबल जजेस थे, एक जो यानी आई रियली एनवी दैट पर्सन, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक साहब, और एक उनके साथ थे जस्टिस मलिक शहजाद साहब। उन कोर्ट के अंदर मर्डर रेफरेंस लगा। अच्छा, आई वाज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लेनेंट नॉट द एक्यूज्ड, आई वाज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लेनेंट। बड़ा एट लेंथ केस आर्ग्यू हुआ, और उसके बाद फाइनली जो डिवीजन बेंच था उन्होंने उसके अंदर उसकी सजाए मौत को उम्र कैद के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उस खातून का जेन्युइनली लड़का मरा था, अपेरेंटली, allegedly, मैं बड़े केयरफुली अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ये साबित होता था कि जो मुल्जमान हैं इन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन जज साहब ने उधर उस खातून ने अदालत में रोना धोना शुरू कर दिया कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए और ये वो सारा। तो जज साहब ने उधर कहा, बीबी मेरी एक बात याद रखना, हम लोग यहाँ पेपर जस्टिस करते हैं, जो कागज अगर कह रहे हैं कि इन कागजों की बेसिस के ऊपर इसको सजाए मौत होनी चाहिए तो मैं आज इसको सजाए मौत देता। लेकिन कागज ये कह रहे हैं कि ये सजाए मौत का केस नहीं, ये उम्र कैद का केस है। सो बात वही है कि हमारे यहाँ, अगर मैं आपको लिटिगेशन का ट्रेंड बताऊं, हमारे यहाँ पार्टीज हों, उनका जोर इस बात पर होता है रिदा को जेल में भेजना है, और वो अपना पैसा, अपने मैन रिसोर्सेज, अपने सारे रिसोर्सेज बेल की स्टेज तक लगाएं, ट्रायल कोई करता ही नहीं है। और कल को जब बरी हो जाएं तो फिर मुर्द इल्जाम
किसको ठहराया जाएगा, हमारा वकील दूसरे के साथ मिल गया, जज साहब मिल गए, इस किस्म की यानी वो नॉनसेंस जो होती है बातें उन डिस्कशंस के ऊपर। अब रही बात आपने जो ये बात की कि देखो मेरा काम था उस गिवन फ्रेम के अंदर अपने साइल की ऑनेस्ट ट्रू प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन करना, वो मैंने की। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि जो मैंने पैसे लिए उनको मैंने हक हलाल किया और अपनी परफॉर्मेंस दी। सब्सीक्वेंटली ऐसे भी होता है कि आपको ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, आपको ऊपर वाली अदालत से सजा हो जाती है, आपको नीचे से सजाए मौत हुई है, ऊपर जाके उम्र कैद हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सो दैट्स द फेज। आपके मल्टी टेयर लीगल सिस्टम है ना, एक आपका ट्रायल है, एक आपकी एपलेट प्रोसीडिंग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग है। सो ये जंग तो फिर आपको लड़नी पड़ती है। सो वंस अगर मैं मुकदमा जीत गया हूं या मुकदमा हार गया हूं, इट्स गॉन, देन वी मूव ऑन टू अनदर केस। वी हैव सो मेनी केसेस। और अगर ऑनेस्टली आप मेरे से पूछे, जिस तरह डॉक्टर्स ऑपरेशन कर करके उस दर्द और तकलीफ से इम्यून हो चुके हैं, वी लॉयर्स आर लाइक दैट। इतनी ज्यादा लिटिगेशन कर करके वी बिकम अ लिटिल इम्यून टू दैट। सो दीज सेंसिटिव टॉपिक्स, हमारा काम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे है, उस गिवन डे पे जो पैसे लिए हैं उसके मुताबिक उसकी ऑनेस्ट representation करनी। So then it's about कि you were just doing your job and the justice will be served by the court, by the judge. It is the judge who decides the case. But that he's also going to decide based upon the facts that you're going to provide them, right? No. It's the prosecution presents the evidence. Okay. I try to discard the case of the prosecution. Now it's the judge. It's the judge. It's the judge. Who's gonna decide it? So very easily shifting. No. Moral conscious वाली जो बात है ना, वो देखो, on a lighter note, जो morality है ना और legal profession है, they don't sit together very well. Definitely. They don't sit together very well. So बहुत सारे ऐसे लॉयर भी हैं कि अगर आप उनके सामने एक प्रोपोजिशन को ले आउट करो तो वो कहते हैं मैं इस किस्म के केसेस नहीं करता। बट मेरा इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो इसी वजह से कि मैं ये समझता हूँ चाहे केस जैसा भी हो, आपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन देनी है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस मेरे हम्बल से नॉलेज के मुताबिक, विच इज़ वेरी लिटिल एंड मिनिस्क्यूल, कि अल्लाह ताला का नाम भी अल वकीलो इसी वजह से है, बिकॉज ही प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। सो हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देते हैं। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर लीस्ट कंसर्न कि कोई इसके अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ। हमने अपनी प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन देनी है, और हम लॉयर्स ना एविडेंस बनाते हैं, ना गवाहों को क्या कहते हैं कोई प्लांट करते हैं। हम सिर्फ, अगर मैं मुद्दई का वकील हूं, मैं गवाह की तैयारी करवाऊंगा, तुमने अच्छे तरीके से शहादत करनी है। अगर मैं मुल्ज़म का वकील हूं तो मैं ये तैयारी करूंगा मैंने इसको तोड़ना कैसे है, एंड दैट टू विद इन द कंटूर्स ऑफ अ लॉ। सो जैसा कि हम बात कर रहे हैं लॉ एंड जस्टिस एंड एवरीथिंग, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट जस्ट केम टू माय माइंड कि हमारे यहाँ जो जस्टिस दिया जाता है या इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है या सज़ा दी जाती है जो भी आप जुर्म कमिट करते हो, क्या आपको लगता है कि देयर इज दिस कांस्टेंट कंपटीशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि इफ द जो जिस बंदे ने क्राइम किया है, इफ ही और शी इज रिच, उसका जस्टिस या उसका जो वर्डिक्ट दिया जाएगा उसके खिलाफ जो भी है वो डिलेड होगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो थोड़े लोअर स्टेटस का है, उसको ज़्यादा जल्दी सज़ा मिल सकती है अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है? देखो, because the power influences, right? No, I don't believe on that. However, I would say there is nothing expensive than a cheap lawyer. Now, cheap does not mean financially. Yeah. Cheap means you are hiring a lawyer जो आपके मुकदमे का बिड़ा कर देता है, और फिर वो आपको सुप्रीम कोर्ट के तक के चक्कर लगाता है। बहुत सारे मुकदमे ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए तो वो नीचे वाली अदालतों में सेटल हो जाते हैं। सो इस वजह से दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। दूसरी बात, देखो बात सुनो, अगर मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट कर लूं कि इफ समबडी इज रिच एंड ही इज मोर लाइकली टू गेट जस्टिस इजीली, so that means I'm not a professional lawyer if I believe on that, because that means कि अगर मुझे किसी ने 5 रुपए फीस दी है और किसी ने मुझे 50 लाख रुपए दिया, ह्यूमन इंस्टिंक्ट यही है कि जिसने पैसे आपको दिए आपका बिहेवियर उसके साथ डिफरेंट होगा। इट्स वेरी नेचुरल।
बट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इज द आर्ट एंड द प्रोफेशनल एथिक्स। कि अगर आपने उससे 5 रुपए लिए हैं तो दैट मीन्स यू हैव साइंड अप फॉर दैट केस फॉर 5 रुपीज, और किसी ने अगर आपको 5 लाख रुपए दिए हैं तो दैट मीन्स ही वॉज विलिंग इनफ टू पे यू फॉर दैट काइंड ऑफ अ फीस। हाउएवर, अगर आप ये कहो कि इंसाफ 5 रुपए वाले को और 5 लाख वाले को एक जैसा नहीं मिलता, ऐसा ही मिलता है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल आपके सामने लीगल, यानी मैं आपको बताऊं, एनसीसीआई का जो केस है, डकी वाला और सादुर रहमान वाला जो केस है, इट्स अ वेरी बिग केस स्टडी, वेरी बिग केस स्टडी। सो अगर जब आप उसको देखें ना तो आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे खाली डिनाइल नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होता। यानी ये जो अब आपके सामने बहुत इनोसेंट अपेयर हो रहा है लोगों के लिए, उसको आपकी जुडिशरी के उसी मैजिस्ट्रेट ने 23 दिन का रिमांड भी दिया, ठीक है ना, और वो 3 महीने जेल भी रहा फॉर दैट ऑफेंस, एंड लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट टू बी कि इन्वेस्टिगेशन ने उनके साथ किया। सो इस सारे मैकेनिज्म के अंदर देखो, गुड एंड बैड इज एवरीवेयर। अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक ही ऐसे की है, सफेद है, काला है, अच्छा है, बुरा है, मर्द है, सॉरी मर्द है, औरत है। सो इस वजह से जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं। और ये वही आपकी हाईकोर्ट ही है ना फिर, जिसने जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने 2 मिनट भी नहीं, आई वॉज इन द कोर्ट, 15 सेकंड्स के अंदर उसकी बेल ग्रांट हो गई। सो ये वही सिस्टम है जिसने इंसाफ भी प्रोवाइड किया ना। सो इंसान बुरे हो सकते हैं, और लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सैंक्टिटी उन्हीं अच्छे लोगों के ऊपर भी खड़ी है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट्स हैं, जजेस हैं तो इंसान ही, सो दे कुड बी रॉन्ग एज वेल इफ दे कुड बी राइट। सो देखो, अगर वो गलत है अपना फैसला करने में, तो वी हैव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज दैट डिसीजन ओके इन अ एपेलेट प्रोसीडिंग्स। तो वहां मेरे पास बहुत अच्छा मौका, प्लीडिंग्स में लिखूं, जज साहब erred in some basis judgment on surmises and conjectures, all right, evidence you have that, yes, we have all that remedies available. all right. Okay, so Haider Saab, since we're talking about all of these things, and it's going to be, I'm sure it's going to be a very interesting conversation inshallah taala. अच्छा, so एक और question है मेरे mind में, it's about the it was the term I wrote it, medico legal examination, जो कि हम रेप विक्टिम्स के ऊपर करते हैं, राइट। सो हमारे यहाँ क्या सीन होता है, बिकॉज मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, कुछ पॉडकास्ट में ऐसी औरतों की कहानियाँ भी सुनी हैं जिन्होंने इस चीज़ को बरमला कहा है कि हमारे साथ एक तो जो भी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का वाक़या हुआ है, इसके अलावा जब वो एफआईआर रजिस्टर करवाने जाते हैं तो उनसे कुछ ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो री-ट्रॉमेटाइज़ हो रही हैं, राइट। और इस तरह का एक वाक़या भी मैंने सुना था। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके तहत कि 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने कि वर्डिक्ट दिया था कि जी वर्जिनिटी टेस्ट जो है, 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट, वो नहीं किया जाएगा, नहीं परफॉर्म किया जाएगा ओवर द रेप विक्टिम्स। बट इन 2024 आई हर्ड के देयर वाज दिस डॉक्टर जिसने एक 10 साल की बच्ची के ऊपर, हु वाज अ रेप विक्टिम, उसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया था, विच इवेंचुअली लेड टू हर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हर जॉब, विच आई थिंक वाज अ अप्रोप्रिएट थिंग। सो आपको क्या लगता है कि ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हैं हमारी कंट्री में, जहाँ विक्टिम्स को प्रोटेक्ट, उनकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता? बिकॉज एज फार एज आई नो कि जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है वो जो विक्टिम है उसकी मर्जी के बगैर परफॉर्म नहीं किया जाता, उनका कंसेंट होता है तो उसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको इसको और आपके ऑडियंस के लिए इसको ना लीगली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, 2 फिंगर टेस्ट इज ऑल, या इसको आई वुड रादर कॉल इट अ वर्जिनिटी टेस्ट। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। okay. और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, इफ ए alleges दैट के आई हैव बीन रेप्ड बाय बी, डू यू रियली थिंक ओनली दिस सॉलिटरी स्टेटमेंट वुड बी सफाइस इनफ कि एक बंदे को आप सजा दे दें? No. You need evidence. Yeah. So what evidence is available in such a circumstances जहाँ रेप का एलिगेशन? सीमन एनालिसिस है, आपका डीएनए है, उसके बाद आपके कपड़ों के ऊपर स्टेनिंग है, इस किस्म की चीजें हैं। फॉर दैट दे नीड टू परफॉर्म अ मेडिकल एग्जामिनेशन,
and we should not confuse virginity test with medical ओके, examination, क्योंकि उसके ऊपर मार्क, बॉडी के ऊपर मार्क्स ऑफ वायलेंस आते हैं, एंड ओके। समटाइम्स नहीं भी आते, समटाइम्स मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं भी आते। सो इस वजह से उस लेडी डॉक्टर ने उस विक्टिम को, या उस मेल डॉक्टर ने उस मेल विक्टिम को मेडिकली इस बात को देखना है कि कौन कौन से ऐसे मार्क्स ऑफ वायलेंस बॉडी के ऊपर अवेलेबल है। ओके। आप जरा एमएलसी जो होता है उसको जरा गौर से देखिएगा, उसमें आपकी पिक्टोरल डायग्राम बनी होती है, आपकी बॉडी की पूरी डायग्राम बनी होती है, उसके ऊपर उन्होंने इंजरी स्पेसिफाई करनी होती है, किस किस किस्म की इंजरीज आई हैं, क्योंकि हुँ। क्रिमिनल लॉ के मुताबिक जो इंजरी जैसी इन्फ्लिक्ट होगी उसकी सजा मिलेगी। ओह! सो इस वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन इस वजह से जरूरी है। हाउ एवर वर्जिनिटी टेस्ट जो है उसके लिए कहा गया है कि वो उसकी अगर वो पूरी जिसे कहते हैं फॉरेंसिक एविडेंस बॉडी से कलेक्ट होगी, देयर इज नो नो नीड ऑफ इट पॉइंट। कि हुँ। आप वर्जिनिटी टेस्ट करें। और वर्जिनिटी टेस्ट के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा शैम प्रोसेस था, जिसको अगर आप जस्टिस आयशा की जो जजमेंट है, back then she was the judge of the high court, now she became the first ever female judge of the supreme court of pakistan, उनकी जजमेंट को आप देखें तो उस जजमेंट के अंदर उन्होंने इसकी मेडिकल हिस्ट्री भी बताई हुई है हुँ, कि हुँ। हम लोगों ने गलतुल आम में वर्जिनिटी टेस्ट हर किसी पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है जब हुँ। आपके पास बहुत सारे और रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो इस वजह से उसको फिर रोका गया और उसे कहा गया कि इसकी तो कोई एविडेंशियरी वैल्यू ही नहीं है, तो क्या क्या जरूरत है इसको परफॉर्म करने की, व्हेन यू हैव मेनी अदर, यानी डीएनए फॉरेंसिक्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं, बहुत लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो इस वजह से अब वो परफॉर्म नहीं होता। और अगेन आपने जो बात की है, यहाँ पे 2-3 लोगों को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, और आपको लिटरली नज़र आएगा पंजाब में इस ऑफेंस का कम होना। दैट इज़ हर लेडीशिप मैडम चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, ओके। उसके बाद आपकी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, इनका बहुत बड़ा रोल है, और इवन ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की, दे आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट वर्क। इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देख लें, so they're doing excellent job in such हुँ। circumstances. और हैदर साहब, जो एक ये बार-बार जो विक्टिम्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जब हम एफआईआर करवाने जाते हैं या हमसे कोर्ट रूम में जो सवालात किए जाते हैं वो काफ़ी री-ट्रॉमेटाइज़िंग होते हैं उनके लिए। सो आपको लगता है कि ये इस पूरे प्रोसेस में ज़रूरी है, स्पेशली एक चलें जहाँ लॉयर का तो काम है ना कि उसने ये सवाल पूछने हैं। अच्छा, जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं यानी कि वो जो वहाँ बैठ के एफआईआर लिख रहे होते हैं, क्या उनका भी ये काम है कि वो विक्टिम से ये सवालात पूछ सकते हैं? रिदा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एज अ डिफेंस अटर्नी अगेन, until we had this law which was एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है हुँ। आपका, इससे पहले तक एज अ लॉयर फॉर द एक्यूज्ड, जब विक्टिम आया करती थी ना रोस्टर पे और जजमेंट्स भरी पड़ी हैं, या गवाहान आया करते थे, ट्रस्ट मी हम बहुत अब्सर्ड और ऑब्सीन सवाल किया करते थे। हुँ। करते किस लिए थे? अदालत के सामने उसका उसका जो जिसे कहते हैं ना कैरेक्टर शैटर करने के लिए। तो विक्टिम का या फिर विक्टिम का लेकिन क्यों? मैं बताता हूं। विक्टिम का कैरेक्टर शैटर करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको लॉ को देखें जो कि बाद में चेंज हुआ, कि जी अगर एक औरत जो है ही इस कैरेक्टर की, तो वो किसी पे कैसे एलिगेशन लगा सकती है। ये पुराने लॉ के बाद हुँ, मुताबिक बता रहा हूं आपको, और हुँ, पुराना लॉ कोई ज्यादा पुराना नहीं, जस्ट 2014-15 का, क्योंकि उसके बाद लॉ चेंज हुआ। हुँ, सो वो उस किस्म के ऑब्सीन सवाल किया करते थे, बट आफ्टर द प्रोमulgation ऑफ दिस लॉ, now a lawyer cannot even ask that obscene, absurd or a question of a personal nature to that victim. ओके। They cannot ask. और अगर आपने कोई सवाल करना है तो जज के पास इख्तियार है, पहले उसको वैल्यूएट करेगा, फिर फिर उसको वो सवाल फिर पूछा वो जाएगा। अगर वो समझता है कि नो इट्स अब्सर्ड एंड obscene, यू कैन नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। सो इस वजह से इस लॉ ने आके, इस गवर्नमेंट ने, हमारी मैडम चीफ जस्टिस ने इस कदर, यानी मैं आपको बताऊं, ये जो एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट के मुताबिक जो केसेस चल रहे हैं ना, इसके तहत एक फुल बेंच बनाया हुआ है मैडम चीफ जस्टिस ने, जहां तमाम जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है, कितने केसेस आए, हुँ, हुँ, कितनी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, क्या क्या प्रोग्रेस है, वो रेगुलर उसकी जो है ना मॉनिटरिंग हो रही होती है। सो ओके। इस वजह से दैट इज द परफेक्ट वे टू, दैट इज द परफेक्ट वे जिसके तहत वो इसको अब एवेल्युएट कर रहे हैं।
सो जो ये पुराना लॉ था जिसके तहत आप कोई ऐसी औरत जो किसी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ शी इज अ प्रोस्टिट्यूट राइट एंड शी हैज बीन रेप्ड, तो यस। क्या उसके पास ये नहीं था नो। वर्डिट कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके नो। जस्ट बिकॉज शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, तो कोई भी उसके साथ ये गलत काम कर सकता है? रदा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से भी आगे है। हम्म। इंडिया के अंदर लॉ ऑफ रेप जो है ना, वो स्टार्ट होता है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। पाकिस्तान ने मैन का वर्ड यूज नहीं किया, पाकिस्तान में अ पर्सन इज सेड टू कमिट रेप, और पर्सन की डेफिनेशन दे दी गई कि पर्सन के अंदर मर्द भी है, औरत भी है, ट्रांसजेंडर भी है। हम्म। यानी दैट प्रिविलेज वी कैन फ्लॉन्ट एवरीवेयर के ये पोजीशन किसी और लॉ में नहीं है, किसी और मुल्क में नहीं है आपके सब कॉन्टिनेंट में, जो पाकिस्तान ने, क्योंकि पर्सन के एक बच्चा भी विक्टिम हो सकता है, बिल्कुल। एक ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। सो इस वजह से लेजिस्लेचर ने बहुत केयरफुली पर्सन वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया। सो हैदर साहब, जब किसी खातून का रेप होता है और जब किसी बच्चे का रेप होता है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया है कि जो सवालात आप उस विक्टिम से पूछते हो वो पहले जज के पास जाते हैं, वो उसको ओके करते नो हैं नो तो ही। नो नो, अच्छा। दैट डजंट वर्क दैट वे। ओके। विटनेस कम्स इन अ विटनेस बॉक्स, ठीक है। और जो डिफेंस अटर्नी है, एक्यूज का अटर्नी है, ही आस्क्स द क्वेश्चन डायरेक्टली टू अ विटनेस। अच्छा। ओके। अगर आपने वहां पे कोई absurd, obscene, पथेटिक सवाल पूछा जो कि आप जान के उसके साइकोलॉजिकली शटर करने के लिए सवाल करो, तो जज कैन स्टॉप यू राइट देयर। लर्नर काउंसिल, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज नॉट अलाउड एनीमोर। वो सवाल ना लिखा जाता है, ना उस सवाल को एविडेंस का हिस्सा बनाया जाता है, तो फिर लॉयर को अपना सवाल चेंज करना पड़ता है। ही कैन चेंज द क्वेश्चन। और यही जो सवालात होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 12 साल का बच्चा या बच्ची है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, मतलब कोई बच्चा जो मतलब थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन रखने के ज़िम्रे में आता है, उनसे भी ये बाय द वे, सवालात। बच्चा इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, नहीं, अंडर नहीं, आई एम पाकिस्तानी नॉट लॉ। टॉकिंग अबाउट द विक्टिम, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द विक्टिम, 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 राइट? या। सो उसके ऊपर भी, उसके साथ भी आप सवाल जवाब होते हैं कोर्ट रूम में अगर बिल्कुल उनको बुलाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अब विक्टिम होता है, अब उसके अंदर ना अदालत के पास ये इख्तियार है ओके। कि वो, यानी देखो, प्रोसिक्यूशन का इख्तियार है कि किसी को भी एविडेंस के लिए पेश करे और किसी को ना करे। सो अगर आपकी बहुत सारी एविडेंस अवेलेबल है, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आप उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रखते हुए जज को सवाल देते हैं, एंड जज कैन आस्क a question to that victim by explaining the circumstances ओके। that why I need the answer, अगर जज समझे। सो उसके अंदर अमूमन नॉर्मली सवाल क्या होता है, कितने लोग थे, ताकि उसको फर्दर ट्रॉमा ना दिया जाए। वो लिख लिया, तुमने आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचान लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके मुताबिक ही ऑपरेट करता है, बट जज आस्क द क्वेश्चन, नॉट द लॉयर। नॉट द लॉयर। ओके, सही हो गया। सो ये बड़ी वैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है और इसमें से बड़े सवालात निकल भी सकते हैं और बड़े वो अजीबो-गरीब भी हो सकते हैं। यस यस तो मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ थोड़ा यस। ऑन अ लाइटर नोट कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, जिसने आपको बड़ा इफ़ेक्ट किया हो और जिससे आपको लगा हो कि मेरी या मेरी फैमिली की सेफ्टी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है? बिकॉज़ सिंस आप इस प्रोफ़ेशन में हैं, ज़ाहिर है आप मुल्ज़िमान से भी मिलते होंगे, तरह-तरह के लोगों से मिलते होंगे, राइट? कभी कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इंसाफ दिलाया होगा किसी को, और जो दूसरी जिसने क्राइम कमिट किया उस पार्टी ने आपको थ्रेट्स वगैरह करने की कोशिश की होंगी। कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको शेक किया हो? Rida, to be very honest, and I can state it on oath, हुँ। I have done the cases for the alleged terrorists, hardcore criminals, hardcore dacoits, and so on and so. हुँ, Never ever had I ever been approached by anyone. हुँ। Never. रियली? No, never. वाओ! Never. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वकील अदालत में प्रोफेशनली मुकदमे को कंडक्ट कर रहा है, ओके। तो मुद्दई को उसका वकील बांध के रखता है। हुँ, और अगर मैं डिफेंस अच्छे, प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट काउंसिल अच्छे तरीके से कर रहा है अपना केस प्रोफेशनली, तो मैं मुल्जिमों को बांध के रखूं, खबरदार, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। और ये वैसे ही एक अनरिटन कोड है। द मोमेंट यू आर इन द कोर्ट, यू आर एडवर्सरीज। बाहर जाके हम लोग चाय भी इकट्ठे पी रहे हैं और सब कुछ पी रहे हैं। हाँ, हुँ, जहां साइल के साथ वकील पर्सनल हो जाए, वहीं पे वकील मर्डर भी होता है, वहीं पे कंप्लेनेंट काउंसिल भी मर्डर होता है। हुँ। सो लाइक यू हैव टू अब मेंटेन दिस डिस्टेंस। यस, अब मुझे एक बात बताओ, जमीन का रौला है, उस जमीन के रौले के अंदर दो चार कत्ल भी हुए हैं। मैं बतौर वकील अपने साइल से
फीस लेने के बाद कहूँ कि इस 10 एकड़ में से 2 एकड़ मेरे, फीस नहीं चाहिए। इन्हां दी ऐसी दी तैसी मैं वेख इन्हां नाल करदा की हां अदालत विच। अदालत में मैं उनके साथ बदतमीजी भी करूं, उन्हें दबा के भी रखूं, उन्हें डरा के भी रखूं, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं मौका देखना है कि बाहर जाके मारो इसको 2 गोलियां, मारो इसको छत्तर, मारो इसको चपेड़े। So basically, it all comes to or it all ends at as long as you are professional, कुछ नहीं होता। मैं आपको मैंने कहा I can say it on oath, never, never. I have never been approached or threatened by any adversary or even my own party. Never, never. Because वो देखते हैं ना ऐसे मूवीज में दिखाते हैं। That's why they are called movies. That's why they are called drama. Yeah, that's true. In real, things don't work the way they are shown in the drama. But maybe sometimes, कुछ ऐसी चीजें होती हैं मुझे ऐसा लगता है जो कि फिल्म्स में दिखाई जाती हैं and somehow they are true, but not in like every sense. देखो, ड्रामे के अंदर चीजों को ड्रामेटाइज किया जाता है। Obviously, movies, dramas, series, they are depiction of the reality. ठीक है ना, तो वो शायद यानी वो larger than life पोर्ट्रे करना ही उसको, इसीलिए that's why they call drama. So otherwise हमारे यहाँ आप जो कुछ टीवी फिल्मों में देखते हैं होता है, बिल्कुल होता है। लॉयर्स मर्डर नहीं हुए, यही लाहौर में मर्डर हुए हैं, लाहौर से बाहर मर्डर हुए हैं। So it goes on and on. सो अहमद साहब, इस तरह भी होता है कि कोई जिस तरह मैं देख रही थी कि इंडिया के अंदर उन्होंने एक नया रूल निकाला है कि जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे, आई एम श्योर कि हर पुलिस स्टेशन में तो नहीं, लेकिन उनके जो मेजर पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे ऐसे सुनने को मिला है कि कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा सुनने को मिलता है कि FIR रजिस्टर हुई है लेकिन उसको ऐसा क्लेम किया गया है कि ये नहीं हुई है, उसके अंदर कुछ अदला बदली हुई है, या पुलिस वाले ने रिश्वत लेके उस चीज़ को अंडर द कवर कर दिया। सो क्या हमारे यहाँ ऐसी क्लैरिटी है उन लोगों के लिए कि वो आए हैं, उन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई है एंड देयर इज अ कैमरा दैट जो उनको रिकॉर्ड कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो फिल्टर आउट नहीं की गई जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है इन द रूम ऑफ कोर्ट? रिता देखो, पहले ना बहुत ज्यादा ट्रिकरी हुआ करती थी। Okay. और सॉरी, स्मॉग ने इज किलिंग इट। अच्छा, डेफिनेटली यस, और आज तो फॉग भी बहुत थी बाहर। सो अगर आप हिस्टोरिकली देखो ना, तो पहले हमारे फौजदारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि रपट रोजनामचा रोक लिया जाता है। इट्स अ प्योर लीगल टर्म, बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन सिस्टम बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड हो चुका हुआ है। यानी आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, कैमरास वगैरह उन जगहों पे लगे हुए हैं, और वो उसी वक्त आपको एक रिसीट मिल जाती है, आपकी एप्लीकेशन चली जाती है, आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मार्क हो जाता है, और द क्रेडिट गोज टू द करंट IG Dr. Usman Anwar. He's doing excellent work, and CCP Lahore Bilal Siddiq Kamiana, they're doing excellent work, and कमांड बहुत तगड़ी है आपकी पुलिस की इस वक्त। However, अगर आप ये को थानों के अंदर डंडे छितर नहीं चलते हैं, FIRों में टेम्परिंग नहीं होती है, गवाहों को पैड और प्लांट नहीं किया जाता होते हैं, तफ्तीशी मुकदमे खराब नहीं करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। बट हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है लीगल। देखिए, जो विक्टिम आके आपके सामने अदालत के सामने रोना ह्यू एंड क्राई करता है, ही मस्ट कोरस्पोंड दैट ह्यू एंड क्राई थ्रू लीगल मैकेनिज्म एज वेल। आप जजों में आके कहते हो जी तफ्तीशी मेरी बात नहीं सुन रहा, तो एज अ जज आई वुड आस्क यू, हैव यू गॉन टू द जस्टिस ऑफ पीस, हैव यू गॉन टू इलाका मजिस्ट्रेट? The answer would be no, नहीं, तफ्तीशी खराब है। तो जज साहब पूछेंगे ना, भाई तो फिर करो ना कुछ उसके लिए जो कानून में प्रोवाइडेड है। सो इस वजह से अगेन, जिस तरह मैंने कहा ना कि जहां अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, इसी तरह बहुत सारी चीजें सिस्टमैटाइज हो चुकी हुई हैं, बट यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। Pakistan is a third world country. We don't have a resources like England or America. We can always envy और fathom के जो फैंसी कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम वैसे हो, बट वी हैव टू लिव विद इन द रिसोर्सेज वी हैव। लेकिन हम ये भी तो भूल जाते हैं कि अगर हमें वो रिसोर्सेज मिल भी जाती हैं तो वी एज द पाकिस्तानी पीपल वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज एज वेल, बिकॉज UK एंड US की अगर हम बात करें तो दे टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेज। रिदा, मुझे एक बात बताओ, आप इधर एयरपोर्ट पे जाती हो, देखती हो ना हाल, दुबई लैंड करो, हीथ्रो लैंड करो, न्यूयॉर्क लैंड करो, वही लोग व्हाट दे डू। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज बताऊंगा, लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, आई रेकन, कि इट इज नॉट द डेटरेंस व्हिच कर्ब्स द क्राइम, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। जहां अवाम को यकीन हो ना इस बात का
कि मैं कोई लॉ वायलेट करूंगा मुझे सजा मिलेगी, तो वहां पे क्राइम जो है रेट नीचे आता है। अभी इन्होंने ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने ये ट्रैफिक लॉज के ऊपर सख्ती की है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जिस दिन उन्होंने कहा, मुझे मेरे एसोसिएट ने बताया कि सर अब वो मौके पे एफआईआर देते हैं, तो मैं भी गाड़ी से निकला तो मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई। इट्स द सर्टेनिटी। आपको पता है ना कि आप क्वेश्चन किए जाओगे। यस, जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि आप मादर पिदर आजाद हैं, जो मर्जी करो, जिस तरह मर्जी करो, who's gonna care about it? तो वहां पे तो फिर आप चीजें, चाहे रिसोर्सेज आप अमेरिका छोड़ के जो उनसे मर्जी रिसोर्सेज ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट हमारे क्राइम तो आई बिलीव हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि यूएस बड़ा कोई अच्छा मुल्क है या यूके बड़ा अच्छा मुल्क, क्राइम तो वहां पे भी होते होंगे, बट आई थिंक देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। मुझे अमील डरखेम ने कहा था, क्राइम इज यूजफुल, क्राइम इज इनएविटेबल। सो क्राइम अगर ना हो तो आपको अच्छाई का ना पता चले, आपको कानून का ना पता चले। क्राइम अगर यूजफुल ना हो तो आपको पता हो कि क्राइम की कमीशन से इसको, सोसाइटी को किस तरह आपने मोल्ड करना है, किस तरह शेप करना है। सो दैट्स हाउ। और आपने की बड़ी अच्छी बात है कि जब पता हो ना कि जुर्म करने पे सजा मिलेगी, तो जो जुर्म करने वाला है वो खुद ही थोड़ा बैकफुट पे चला जाएगा। बिकॉज जिस तरह हम दुबई की बात करते हैं कि वहाँ पे मैंने सुना है, जैसे मेरी कुछ जानने वाली बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं जो वहाँ रहती हैं, और वो जब बताती हैं कि हम 12-1 बजे भी निकल जाती हैं, आराम से वॉक कर रही हैं स्ट्रीट्स पे, तो हम एज अ पाकिस्तानी तो मैं हैरान ही होती हूँ कि हम तो यहाँ पे दोपहर को भी निकल जाएं, गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो कोई चलता फिरता ही छेड़ जाता है, यू नो, विच इज वेरी कॉमन। और हमें अब आदत भी हो गई ऑनेस्टली इसकी, राइट। 2-4 गालियां निकालेंगे दिन में, कहेंगे चलो दफा हो जाओ। राइट और रॉन्ग, एज अ लॉयर आई कैन नॉट डिफेंड, बट आपकी सीसीडी को भी बहुत क्रेडिट जाता है बहुत सारी चीजों के अंदर। सो अगेन वही बात है कि अगर जो मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, ऑफ कोर्स आई एम श्योर दे मस्ट बी ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज, बट आई थिंक वी एज अ कम्युनिटी नीड्स टू ऑल्टर आवर माइंडसेट। बिकॉज अगर जब तक हम नहीं चेंज होंगे ना, कोई भी एबीसीडी आके हम पे चेंज नहीं कर पाएगा, और हम इस चीज को भूल जाते हैं। और आई थिंक जो चेंज है, जो आपने अवेयरनेस फैलानी है, वो आप चाहे आप छोटे तबके से शुरू करो या बड़े तबके से शुरू करो, आपको करनी चाहिए। बिकॉज जितने निचले वालों के दिमाग खराब है, आई बिलीव जो थोड़े हायर स्टेटस वाले, उनके भी उतने ही दिमाग खराब है, सिर्फ वो नजरों के सामने नहीं आते। जो बेचारा गरीब तबका है ना, उसकी की भी जो चीज है वो आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन जो अमीर है वो पैसे के पीछे छुप कर भी वही सब कर रहे होते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। It depends. It depends. Yes. We cannot categorize the society. We cannot categorize, but of course there are some things I believe that are quietly visible. But with that, let's just move on to the next question. जैसा कि आप बता रहे थे अभी, हम FIR रजिस्ट्रेशन और पुलिस वगैरह की बात कर रहे थे, and of course being a lawyer, I'm sure कि आप बड़ा closely associated भी होंगे with police. तो how do you define the police of our country? Are there any institutional failures in the police department of our country, or you think that they're doing their honest, good job? No, I won't say they are doing perfect, in a perfect way. There is always a room for improvement. But at the same time, मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि पुलिस को प्रोफेशनली, तो हमारी पुलिस इट्स परफेक्टली फाइन, हमारी पुलिस को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी पब्लिक एट लार्ज का पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक एट लार्ज, बिकॉज आई डू द केसेस, और उसके अंदर यानी ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर। लेकिन इस वक्त करंटली आपके पास जो कमांड अवेलेबल है, यानी मैं अगर लाहौर की कैटेगराइजेशन करूं तो आपका आईजी, आपका सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, उसके बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान, एसएसपी नवीद साहब, उसके बाद फैसल कामरान ऑपरेशनल, ये टीम बहुत सॉलिड टीम है, बहुत सॉलिड, यानी दे आर द गो गेटर्स, डूअर्स, और ये इस वक्त जो काम कर रहे हैं दे आर डूइंग परफेक्टली। बट अगर आप ये कहो कि इनके नीचे जो रैंकर्स हैं, जो नीचे वाली पुलिस है, क्या वो एक आइडियल एटमॉस्फेयर पब्लिक एट लार्ज को प्रोवाइड करें? द आंसर वुड बी नो। आपकी इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव्स हैं, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, थानों के अंदर जो एसएचओस का रवैया है वो भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। सो वो प्रॉब्लम प्रिवेलेंट है, और ये रहना है इसी तरह, क्योंकि अगेन जहाँ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं वहाँ आपके पास बैड ऑफिसर्स भी हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यानी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं जो मेरी लिटिगेशन का है, कि एक साइल रिदा एज अ एसएचओ के पास जाने से हेजिटेंट है,
वो कमांड के पास जाने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसको पता है कि वहां कमांड के पास जाने से मेरे काम ज्यादा तेजी से एक्सपेडाइट हो जाएंगे, एसएचओ के पास जाके मेरे काम वैसे नहीं होंगे। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि कमांड इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन एवरी डे। सो आपके क्राइम की कमीशन तो डेली बेसिस पे हो रही है। सो असल जो चीज है ना, वो एसएचओ को अपने इलाके के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेयर्स को लेना चाहिए। और अच्छा, जिस तरह से आपका ऑफ कोर्स जिस तरह आप बता रहे हैं, आप बहुत क्लोजली आई एम श्योर इन सब के जिस तरह आपने नाम लिया, हमको पता है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, कौन किसकी क्या क्या है। सो जो लाहौर जेल है जिस तरह, या डिफरेंट इलाके की जेल है, यहाँ पे जो कैदी रहते हैं उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन भी होंगी, मर्द हजरात भी होंगे। सो आप उनका स्टेटस कैसे डिफाइन करेंगे? आर दे बीइंग टेकिंग केयर ऑफ, यानी कि आर दे बीइंग प्रोवाइडेड विद बेसिक ह्यूमन राइट्स, या उनके वहाँ पे क्या इजी है उनके राइट्स को वायलेट करना, या उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद है? अच्छा, ये दैट्स इट ऑल टुगेदर डिफरेंट हायरार्की, दे डू नॉट बिलोंग टू पुलिस। ओके, Prison police is altogether अच्छा, that's a different different, but department. that does come under the No, police, no, no? यानी पीएसपी ऑफिसर्स ही जाके कमांड करते हैं Okay. प्रिजन वगैरह को। नहीं, आईजी जेल खाना जज होता है वो पीएसपी अच्छा, वो ऑफिसर, अलग से वो पीएसपी ऑफिसर ही होगा, सीएसएस करके ही आए होते हैं। ओके, और जो जेलों के अंदर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं वो रैंकर्स होते हैं, जो नीचे से पीएमएस के थ्रू भी आए होते हैं और जिनको लगाया जाता है। डेफिनेटली, जैसा लाहौर के अंदर 2 जेल हैं, एक कैंप जेल है और एक आपके पास कोट लखपत जेल, 2 जेल है। मैं बहुत ऑफ्टन तो नहीं, मुझे यानी पिछले कुछ 10 सालों के अंदर मल्टीपल टाइम्स एंड इन अ रिप्रेजेंटेटिव वे ऑफ पंजाब बार, लाहौर बार, हाई कोर्ट बार, इन जेल्स को विजिट करने का मौका मिला है। ओके, प्लस सम टाइम्स मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो सो कॉल्ड प्रोफाइल हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे, तो उनसे केस की ब्रीफिंग लेने के लिए मुझे जाके इंटरेक्शन करने का मिला है। मेरा अपना जाती ये ख्याल है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, कि आपकी लोकल पुलिस से बहुत बेहतर मैकेनिज्म है प्रिजन का, when it comes to खाना, when it comes to check and balance, when it comes to facilities there. अगेन, अगर आप ये कहोगी कि आपको बहुत आइडियलिस्टिक जेल कंडीशंस मिले, तो आंसर वुड बी नो। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी शुड रियलाइज इट। हम देखते तो नेटफ्लिक्स हैं, देखते तो अमेजॉन प्राइम है, और उन्हीं को एनवी कर रहे होते हैं, जेलें ऐसी होंगी, थाने ऐसे होंगे, कैमरे लगे होंगे, मरिंडा कॉशन के तहत आपसे पूछा जाएगा, मिस रिदा, यू आर अंडर अरेस्ट, यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, if you say anything, if you do anything, that will be used as evidence against you, you will be provided a lawyer of your own choice. ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, it's Pakistan, but we should always thrive, look up to and make our best effort to get those kind of facilities. But the facility, yeah, definitely the facilities do matter, कि चलो अच्छा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छा पीने को, कपड़ा, सफाई सुथराई। ऑफ कोर्स उसके लेवल्स होंगे, जिस तरह जितना बुरा इंसान है, जितना बुरा उसने क्राइम कमिट किया, उसके हिसाब से आई बिलीव उसकी जेल की वो होती है सिचुएशन, राइट? वो एक पूरा एक मैकेनिज्म, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी ग्रेजुएशन है, पॉलिटिशियंस हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्लासेस डिफाइन किए। सो अब मेरा जो सवाल है वो बेसिकली ये भी है थोड़ा सा, कि उनकी जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है, क्या वो इंटैक्ट है वहाँ पर उन हवालात में, या वो जो जेल खाने हैं? 2 चीजों, क्योंकि वहाँ पे औरतें भी हैं, आई एम श्योर बताता हूँ, मर्द हजरात भी हैं। 2 चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ओके, एक है हवालात, दैट इज जो पुलिस और पुलिस जो स्टेशन उसके के अंदर अंदर ही बना है। बना। ओके, वंस यू आर गिवन टू अ जुडिशियल कस्टडी ओके, और यू आर सेंटेंस टू यू कन्विक्शन, कि आपको 4 साल की सजा हुई, 10 साल की सजा हुई, 15 साल की सजा, देन यू आर ट्रांसपोर्टेड टू द जेल। सो जेल के अंदर जो अगर आप एग्रीव्ड हैं किसी ह्यूमन राइट कंडीशंस की वजह से, यू हैव ऑल द राइट्स टू फाइल अ पिटिशन। Yes, yes, you have a right. It's not like you're just being thrown into this No, dark no, hole no, no, and no, you no, cannot no, come no, out no, of it, no, and there's no. nobody listening to, because this अब again I'm going to quote the movie वाला scenario, because हमने वही देखा है, शुक्र है अल्लाह का नहीं गए कभी जेल में, बट जिस तरह दिखाया जाता है कि बड़ा ही वो अंदर करके उनको धकेल दिया जाता है, सिर्फ एक दीवार होती है छोटी सी और वहाँ पे बस Yes, कपड़ी बिछी होती है, और yes, वो वहाँ पे yes, जैसा एक खुड होता है, जैसे yes, आप उसको कहते हैं, yes, वो वहाँ पे बस पड़े हैं yes. और कोई सुनने वाला देखो नहीं बात सुनो, जेल के अंदर भी लेयर्स ऑफ डिफरेंट होती हैं। है। फॉर इंस्टेंस, एक हाई प्रोफाइल बंदा पॉलिटिशियन है, उसको पब्लिक एट लार्ज में तो नहीं रख सकते। फिर नारकोटिक्स वाले हैं, जो नारकोटिक्स की बकायदा सप्लाई वगैरह करते हैं, उसको नॉर्मल कैदियों के साथ तो नहीं डाल सकते। सो जेल के अंदर भी जो सुपरिटेंडेंट जेल होता है,
उसने जेल की लेयरिंग की होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन की होती है कि ये वाले कैदी उसके साथ इंटरमिंगल ना करें, वो वाले इनके साथ, एंड सेम गोज फॉर द वुमेन विंग एज वेल, कि वो यानी मंशियात फरोश खवातीन जो हैं वो छोटे मोटे चेकों वाले के अंदर या स्टोरी वगैरह वाले मामलात के अंदर उनको आपस में नहीं करते, क्योंकि उससे बेसिकली इंटरनल पीस कीपिंग भी तो उनका एक कंसर्न है ना। एक तो सिक्योरिटी, अदालत ने आपको एक ह्यूमन और कॉर्पस जो है और बॉडी जो है वो आपके हवाले कर दिया, अगर उधर अंदर मारें पड़ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है या लड़ रहे हैं आपस में, सो वो उस जेलर जो है सुप्रिटेंडेंट, उसकी क्रेडिबिलिटी का भी इशू आ जाता है। प्लस इफ दे आर not any kind of facilities which you are entitled under the prison manual, तो you can always file a petition कि सर ये मेरे साथ मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। ओके, और जो ये फीमेल विंग होते हैं जो जहाँ पे औरतें बंद है, वहाँ पे जो स्टाफ होता है सारा वो भी It's all female. it's It's all all female, female. No male. It's all female. वो है ही विंग। ऑनेस्टली अब ये वो जमाना नहीं कि मैं आपसे सवाल करूं कि उनकी इज्जत It's all female. बिकॉज हम ये भी देखते हैं कि जो जहाँ मर्द अगर वहाँ पे हैं उनकी भी इज्जतों को खतरा हो सकता है। Yes. तो मेरा ये भी एक सवाल है कि उनकी जो ऑनर है उनका वो देखो protected रहता है। रिदा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ बैठ के हम सिर्फ हाइपोथेटिकल assumptions लगा सकते हैं, unless you have a victim, unless I have never done a case जहां किसी प्रिजनर ने अपनी सेक्सुअल डिग्निटी को मोलेस्ट होने की कंप्लेन मुझे की हो। जिसमें इनका भी सुना है, डॉक्टर आफा सिद्दीकी जो यूएस में जो है बंद है, उनके बारे में काफी दफा ये चीज आई है ना कि वहाँ पे ऑनर इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। Yes, यानी it's a public knowledge. Exactly, It's a public knowledge. knowledge. So then it happened, right? Because just because something is not coming Again, out. again, I'm saying it. I have not done any case of that sort. और अगर आप ये कहो कि मैंने सुने ऐसी चीजें, सुनने को तो सुनने को तो हाँ। as a lawyer we don't believe on hearsay until मेरा unless आपसे पूछने का बस मकसद ये था कि because of course you're in there must be corporate something, तो मैंने कहा कि शायद अब इतना भी कोई bias नहीं हो, there must be हाँ, something going on there, हम वो रिपोर्ट ना करें वो क्योंकि that's बाज़ औक़ात हम जो क्राइम्स इन्होंने कमिट किए होते हैं हम उनको उस ज़िम्मे में डाल देते हैं ना कि इनका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक No, नहीं no, है, इसने no, किसी का कत्ल कर दिया या इसने किसी का रेप कर दिया, कुछ भी ऐसा कोई बहुत No. बड़ा जुर्म, क्योंकि ह्यूमन राइट की जो एक बेसिक प्रोवाइडेंस है वो आई थिंक वो तो these are those rights which you enjoy by virtue of being human. human, No one can take it. No one can take it. You have a right to life. You have a right to speak and everything. वो right तो आपके available हैं आपके सारे के सारे. So हैदर साहब, एक और मेरे जहन में सवाल है, भी मैंने रिसेंटली ये चीज़ देखी है कि जो लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, स्पेसिफिकली जो लेबर क्लास है यहाँ से जो यूएई मिडिल ईस्टर्न साइट्स पे जाना चाह रहे हैं, और सुनने को ऐसा मिला है, ये नहीं मैं कह रही कि ऐसा होगा या हो रहा है, बट सुनने को मिला है कि एफआईए जो है वो उनको एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेती है, उनसे कहती है कि जी पैसे दोगे तो आगे जाने देंगे वरना यहीं से वापस घर चले जाओ। तो ये क्या मामला? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको इसका बैकग्राउंड बता दें तो आपको समझने में आसानी रही। आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लेबर क्लास आपकी जाती है, जिसमें ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, शेफ्स हैं, उसके बाद हेयर डिज़ाइनर, हेयर कट है और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उन ममालिक लोगों ने, उन जितने भी वो कंट्रीज हैं, उन्होंने कंप्लेन की पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि यहाँ ड्राइवर के वीज़े पे है, वो उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, फिर वहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं, उनका कंसर्न ये है कि यहाँ से लेबर बस पहुंचाई जाओ, लेबर ड्राइवर का वीज़ा उससे काम कुक वाला करवा रहे हैं। सो दैट वाज अ थिंग, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब वगैरह ने एफआईए वगैरह को टास्क दिया कि इनकी स्क्रूटनी वगैरह की जाए। अगेन, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। सो अलेजेडली जो मीडिया के ऊपर आया, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लोग रोते हुए बाहर निकल रहे हैं कि मैंने 10 लाख रुपए का वीज़ा लिया, 1 लाख रुपए की मेरी जो टिकट थी, मैंने उधर आगे बुकिंग करवाई थी, इन्होंने पकड़ के चुप करके मेरे पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप लगाई और मुझे कहते हैं नहीं जाने देना। मेरा तो मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई ये थी 10-12 लाख। अच्छा, दिस इशू केम सो हाईलाइटेड कि ये सिर्फ लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में, कराची में, फैसलाबाद में, हर जगह ये एफआईए ने तो फिर काम पकड़ लिया। और जो डिबेट थी यही थी कि पैसे दो, जो पैसे देता था, जो विक्टिम से पैसे देते थे और उन्हें ये जाने देते थे, और जो पैसे नहीं देता था उसे नहीं जाने देते थे। सो a case came before लाहौर हाई कोर्ट इन अ मुल्तान बेंच, और उसमें अभी इंटरिम ऑर्डर पास किया हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा, पहली बात तो मुझे बताइए आप ऑफलोडिंग किस लॉ के तहत कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस गरीब आदमी को, उस लेबरर को जिसने जाके अपने बच्चों का पेट वगैरह पालना है, उसको आपने जब ऑफलोड किया है तो आपने रीजन दिया है।
इट इज रिदा सब्जेक्टिव कॉल कि जिसको चाहे अली को करे, बी को करे, सी को करे, उनको ऑफलोड कर दे, जेड वाई एक्स को जाने दे। आपकी पॉलिसी क्या है? आप कभी रिटर्न बताते हैं कि रिदा तुम्हें इस वजह से मैं तुम्हें जो है ऑफलोड कर रहा हूँ? उन्होंने पकड़ के उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर वगैरह पास किया। उन्होंने कहा अपनी पॉलिसी लेके और मुझे बताएं कि आप ये किस आपकी रिटर्न क्यों नहीं देते उनको? अगर आप रिटर्न नहीं देते, दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू गो। So that is very, यानी अभी let's see what happens that, but it's a very big social issue जिसको which was taken up. Yes, yes, यानी विक्टिम्स रोए हैं। आप जरा टीवी चैनल्स उठा के देखें, वहां पे ये डिबेट हुई है कि विक्टिम्स रो रहे हैं कि हमने 10-12, जस्ट इमेजिन जो बंदा ड्राइवर के वीजे पे जा रहा है उसके लिए 10-12 लाख इज अ बिग अमाउंट, और आपने पकड़ के उसे ऑफलोड कर दिया और कोई रीजन भी नहीं बताई, एंड नाउ ही इज इन फ्लक्स। ना वो आगे जाने जोगा, ना वो पीछे जाने जो, वो करेगा क्या? यस यस यस, उसके ऊपर चेक लगाया और अब उन्होंने बकायदा उसके ऊपर रिपोर्ट वगैरह बताइए कि आपकी फर्स्ट पॉलिसी क्या है, बिकॉज इफ देयर इज अ पॉलिसी तो दैट शुड बी पब्लिकली नोन टू एवरीवन कि ये पॉलिसी है। अगर ये प्रॉब्लम हुई आपके वीजे के अंदर, और कुछ लोगों का वाकई जेन्युइन इशू भी था कि ड्राइवर के वीजे पे जा रहे हैं, ड्राइवर का लाइसेंस ही नहीं है। सो इस वजह से वो अभी लेट्स सी वो मिनट का जो पैसे उन्होंने खाए एफआईए ने अपने पास रख लिए, वो पैसे उनको वापस किए गए या नहीं? it's no, there's no evidence of it. It's the allegations of the victims कि जी हमसे पैसे मांग रहे थे, जब हमने पैसे देने से इनकार किया तो इन्होंने हमें ऑफलोड कर दिया। So nobody came forward कि मैंने पैसे दिए। many people, यानी सोशल मीडिया भरा हुआ है, बट वो इंटरनली कोई इंक्वायरियां वगैरह चल रही हो तो वो चल रही, वो अलग बात है, बट नथिंग दैट इन माय नॉलेज। So this like comes back to the point कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नैब हो गई या जो भी है, आई एम श्योर आप ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। So are they doing good job? Are they being honest with their own country, the system, the people? Because ये भी तो FIA, because of course it's the largest one of the largest organization in the country. Not largest, but it's say Like a very well-known, reputed organization. yes. Like we look forward to Yes. this. So अगर ये कर सकते हैं तो क्या ये जो बाकी सारे हैं? रिदा, आई टेल यू वन थिंग, देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफेक्ट्स तो होते हैं। यानी व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन लंदन, तो एक टर्म थी वहां पे, नॉट टर्म, इट्स अ प्रोसीजर, सीपीडी, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि अगर कोई एक डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई फिजिशियन है, उसको साल बाद अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो है, जिसे कहते हैं वो, उसको ग्रोथ के लिए कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती थी कि ये मैंने प्रोफेशनली ग्रोथ हुई है। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इनके ऊपर आपकी डोनर एजेंसीज ने बहुत काम किया, यूएनओडीसी ने बहुत काम किया, यूएनडीपी ने बहुत काम किया, ब्रिटिश हाई कमीशन ने बहुत काम किया, बट अगेन यानी जो आपके पास इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं और उसके मुकाबले में जो रेशियो ऑफ केसेस है, दैट डोंट सिंक वेरी वेल, वो बहुत कम है और क्राइम बहुत ज्यादा है। सो वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे तो ये सिस्टम का डिफेक्ट है कि हमारे पास इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो इस स्पेक्ट्रम को कवर कर सकें, या फिर जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी इश्यूज भी हैं, मौजूद भी हैं, कॉम्पिटेंसी इश्यूज। यानी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कत्ल है ना, लाहौर के अंदर कत्ल की अच्छी तफ्तीश करने वाले आपको हार्डली इतनी बड़ी पॉपुलेशन 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आपको हार्डली 5-6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्लेम तो अली हैदर भी करेंगे कि मेरे से बड़ा व्हाइट कॉलर का कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग इट, वो हार्डली आपको 5-6 ही मिलेंगे। सो ऑन एंड सो फॉर, डकैतियों के लिए, चोरियों के लिए CIA, फिर उसके बाद आपकी CCD, यानी ये जितनी भी स्पेशलाइज्ड नीश एरियाज ऑफ क्राइम है ना, इनके अंदर आपको 4-5-6 अच्छे ऑफिसर्स ही मिलेंगे हु आर द मोस्ट एक्सपर्ट ऑन दैट प्रोपोजिशन। बट अपेरेंटली जो रेशियो ऑफ क्राइम है वो बहुत ज्यादा और अच्छे ऑफिसर्स कम है, सो फिर वो बड़े हैंड पिक्ड केसेस के ऊपर ही उनको डिप्यूट किया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, हार्डकोर ट्रेनिंग। तो इसके अंदर मॉरल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ओ यस, अब तो यानी जो दुनिया के जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उसमें एथिक्स, मोरालिटी, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, ये सब कॉम्बिनेशन बना के पूरा करिकुलम डिजाइन किया जाता है। रिदा, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है इस पे। मोरालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो कि किसी भी एक कमरे में बैठे हुए दो बंदों का सेम हो ही नहीं सकता। एक आपका मोरालिटी का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। सो वन शुड बी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। यानी यानी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यानी अगर यहाँ किसी से आप 14, 15, 13 साल की बच्ची की शादी की बात करें तो सर फाड़ देंगे आपका। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपस्ट्रीम जाएं तो वहां पे ट्रेंड है कि बड़ी यंग एज में बच्चियों की शादियां। सो मोरालिटी डिफर। और ये तो मैं यानी वैसे एग्जांपल दे दी। अदरवाइज भी एक कमरे में बैठे हुए दो भाइयों का मोरालिटी डिफरेंट। सो एक सोसाइटी का मैक्सिमम मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिसको मेंटेन रखना चाहिए। और सर एक और भी रूल पास हुआ है, उसको आई डोंट नो एग्जैक्टली लॉ की टर्म में क्या कहेंगे, कि एक ये था जो मैं भी रिसेंटली पढ़ भी रही थी, कि मैरिटल रेप के ऊपर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई जजमेंट पास की गई कि जब तक मियाँ बीवी की डिवोर्स नहीं हो जाती तो तब तक उसको नहीं माना जाएगा कि किसी औरत के साथ मैरिटल रेप का वाकया हुआ है। तो इस चीज़ में आपको क्या लगता है एज ए लॉयर, कितनी को सच्चाई है, या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स वही बात है, कंसेंट वाली बात है, कंसेंट मैटर्स, चाहे आप एक कैरेक्टरलेस औरत हो, चाहे आप एक बच्ची हो, या चाहे आप एक औरत हो, कंसेंट तो मैटर करता ही करता है। रिता, मैं आपको एक बात बताऊं, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट और एरिया ऑफ सब्जेक्ट। आई रियली लाइक टॉकिंग अबाउट इट। जब आप मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को देखोगे ना, तो आई विल नॉट स्टिक टू पाकिस्तान, लेट्स गो टू इंडिया। देयर इज नो ऑफ सच कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। पाकिस्तानी लॉ में जब इन्होंने सेक्शन 375 के अंदर अमेंडमेंट की है, वहां पे दो तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। पहला सिनेरियो, इफ अ पर्सन ए commits rape or sexual intercourse with person B against his or her will. Number two, against his or her consent. Will और consent की इंटरप्रिटेशन जरूरी है कि क्या मैरिटल रेप जो है वो कॉन्सेंट के जुमरे में आएगा या विल के जुमरे में आएगा। दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन। दूसरा, जिस जजमेंट की आप बात कर रही हैं, तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें उन्होंने ये बात सही की है, और दैट सिट्स इन लाइन विद, आई रेकन, एंड आई टेक फुल नाइविटी ऑफ द फैक्ट कि मेरा इस्लामिक लॉ इतना अच्छा नहीं है कि अगर इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक भी देखा जाए तो इफ टू पर्सन आर मैरिड तो फिर वो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बट एज लॉन्ग एज स्टैट्यूटरी लॉ की बात है, तो अगर आपने इसको कहीं फिट करना है या इसको लेजिटिमेसी मैरिटल रेप को देनी भी है, तो ईदर इट विल गो इनटू द विल और कॉन्सेंट, ये उधर कहीं फिट होगा 375 में, अगर डेफिनेशन उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। सो इसी तरह अगर आप इंडिया की देखें, वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है मैरिटल रेप का। सो एज लॉन्ग एज टू पर्सन आर मैरिड, दे आर इन निकाह, so it doesn't come into a marital rape. But psychologically, medically, and there is a much debate on a Western jurisprudence on the subject that it is a rape. When somebody says no, that means no. Or if you carry on doing what you want to do, so that constitutes a marital rape. I tell you why I asked this question. So I'm not sure कि कहाँ कब कैसे हुआ, but this was on the internet that guy who was a porn addict. It happened in Pakistan. Maybe आपको इस वाक़े के That was an incident in Karachi, and the judgment was rendered by additional session judge in Karachi. Okay, because I जो मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है कि like he tried to induce some foreign objects into the woman's, into his wife's body. So क्या वो मैरिटल रेप के जुमरे में आएगा? देखो, नहीं, रेप का लॉ बहुत इवॉल्व हो गया, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी ऑडियंस सिर्फ एक दफा सेक्शन 375 का तर्जमा पढ़ ले, विच इज, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। 375 हमारी पूरी जूरिस्प्रूडेंस पहले की पेनिट्रेशन के ऊपर रिवॉल्व अराउंड करती थी। नाउ पेनिट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, सो मोलेस्टेशन इज ऑल्सो रेप इफ यू लुक एट दी सेक्शन 375, और उसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड कर दी आपकी लेजिस्लेचर में, सो दैट कम्स इन अ रेप नाउ।
सो फॉर दैट मैटर, बट उस केस के अंदर दैट वाज अ केस ऑफ अ सॉडमी, और जिसको कन्वर्ट इन्होंने कहा जी मैरिटल रेप, बट दैट्स ऑल डिफरेंट बॉल गेम। हमारी जो कंट्री है इसमें तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं या तीन सेक्शंस हैं, तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिशियंस हैं, आपकी सीएसपी है, आपकी पुलिस है और ये सब हैं। So, since you're in this world of law and everything, and you know more than an ordinary person, so according to you, who is the most powerful in our country? Politicians हैं या फिर पुलिस है या फिर CSP हैं? Let me do a little lawyering with you. No one is more stronger than a lawyer when it comes to court of law. No one is more stronger than a politician when it comes to a parliamentary affairs or legislature. And no one is more stronger or powerful than a police officer when it comes to the walls of the police station. Again, ये कहने का मकसद ये है कि हमारे ना लॉ में एक कॉन्सेप्ट है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, and that separation of power strikes a balance and harmony between the pillars of the state. So अगर आपने थाने जाना होगा तो उसका एसएचओ बहुत तगड़ा आदमी है, अगर आपने अदालत में जाना है तो जज से तगड़ा कोई नहीं है, सो अगर आपने पार्लियामेंट में जाना है उससे तगड़ा कोई नहीं है। सो इन ऑल इवेंचुअलिटीज, इन सब का जो तगड़ा तरीन चीज है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे ये लोग निकलते हैं सारे के सारे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम पावर, बट देयर कम्स अ डेविल्स एडवोकेट आर्गुमेंट कि वो बनाया तो पॉलिटिशियंस नहीं है ना। So it's a debate which is you know goes on and on and on. But as a human being, as a lawyer, I should be more focused on doing things professionally, what I am supposed to do, and the politicians should do more professionally what they are supposed to do. So इसी तरह so on and so forth. बल्कि एक बहुत यूएस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसिक्यूटर है इरवी यंगर, उनकी एक स्टेटमेंट है, या आई डोंट नो इफ आई एम मिसकोटिंग समवन, एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अ लॉयर इज हायर्ड टू डू थिंग्स व्हाट क्लाइंट्स कैन नॉट डू फॉर देमसेल्व्स। सो इसी तरह अगर मैं पुलिस का काम कर सकता हूं तो मुझे पुलिस वाला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जज का काम कर सकता हूं तो जज बन। सो हर वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने जो काम दिया है उसको वो काम ईमानदारी से करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए। राज़िक और इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की है, वो आपको मिल जाता है एज लॉन्ग एज यू आर प्रोफेशनल। लेकिन वो बात भी कहना कि हर बाप का ही बाप है। वो बाप कौन है? वो बिग ब्रदर है। वो बिग ब्रदर है। Yeah, I could sense that. Who's that big brother? So Definitely. So it was a very good conversation with you, very pleasant. I had a Thank you. really fun talk with you because मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि मैं किसी ऐसी शख्सियत से मिलूं जो हमारे कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज ऑर्डिनरी पीपल आउट देयर जिनको बहुत सी अंदर की जो बातें होती हैं उनके बारे में, इनसाइट्स के बारे में इतना नहीं पता। एंड आई होप कि थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन दे डू गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। Inshallah. Which I come to my last question ke as if you could change one thing about this whole system, the judicial system of Pakistan, because let's just accept the fact that flaws तो हर system में होते हैं, nothing is perfect, हम तो इंसान भी perfect नहीं है, तो systems भी हमारे ही बनाए हुए हैं, and they do lack a lot, I believe. And also the fact that what responsibility do citizens carry in this whole scenario. मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप बिल्कुल ही कोई आइडियली कोई चेंज लाएं, बट यस रियलिस्टिकली व्हाट कुड बी डन टू रेक्टिफाई द थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउअडेज। मैं इस लीगल सिस्टम से जो कि मल्टी लेयर्ड है एक आधी लेयर खत्म करूंगा। व्हिच वुड बी फॉर इंस्टेंस अगर मेरा ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास चल रहा है ना, एक अपील होनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। अभी क्या है, एक अपील है, उसके बाद एक रिवीजन है हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो ये जो 3-4 टीयर सिस्टम है ना, इस टीयर को कम करूंगा, उससे एगनी ऑफ लिटिगेंट कम होगी, नंबर 1। अच्छा, और इस
बात को आप थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर सकते ओके हैं? यानी मैं आपको रहता एक बात बताता हूँ, एक कत्ल का मुकदमा है, ओके, उसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है, ठीक है, उसकी अपील हाई कोर्ट में लगती है, ओके, और अगर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आपके खिलाफ हुआ तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट। हुँ, सो 3 लेयर हो गई, ठीक हो गया। इसमें से एक लेयर का स्किप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक मुकदमा कत्ल का 3 साल चला है, 4 साल चला है, तो हाई कोर्ट के अंदर आपकी बारी आते-आते दोबारा से 3-4 साल लग जाएँगे, एंड सेम गोज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सो वो 10-12 साल का जो प्रोसेस है ना, उसमें से 3-4 साल की ब्रैकेट को कट करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को एक्सपेडाइटेड जस्टिस मिले, और या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके अंदर ये एक टियर खत्म होना चाहिए, यानी आपका एक ट्रायल है, एक आपके पास अपील है, दैट्स इट। सो हमारे पास जो मल्टी टियर लीगल सिस्टम है ना, उसको कम होना चाहिए, नंबर 1। बट सॉरी टू कट यू, इज़न्ट दिस अ वे टू अर्न मनी? क्या उस सिमरे में आता है कि ये जो बार-बार ट्रायल्स ये वो सब कुछ आई होता है? एग्री, आई एग्री, इसीलिए मैंने कहा ये लिटिगेंट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। अगर मुझे किसी क्लाइंट ने ट्रायल कोर्ट के लिए हायर किया है, विन और लूज ईदर ऑफ द रिस्पेक्टिव, उसके अगर मैं जीत गया हूं तो मेरी ऑपोजिट पार्टी ने अपील में जाना है, अगर मैं हार गया हूं तो मैंने जाना है। सो क्लाइंट हैज टू रीपे मी अगेन फॉर दैट प्रोसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं उधर जीता हूं या हारा हूं। तो उसने उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना है, उसने अगेन वकील को पे करना है, एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे नीचे वाली कोर्ट से आप ऊपर की कोर्ट की तरफ जाते जाते हैं, फाइनेंशियल फी स्ट्रक्चर बिकम्स फैट, इट गोज, क्योंकि अगर मैंने अपील के ऊपर जाना है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करनी है, आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद, इट्स कॉस्ट ट्रैवलिंग, लिविंग, लॉजिंग, उसके बाद फाइनेंशियल फी अलहदा, पता नहीं 2-3 बारियां लगेंगी, कितनी लगेंगी, तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन है बहुत बड़ा। सो अगर ये हो जाता है, जस्ट टू हैव दैट सिनेरियो, तो इससे ये तो नहीं होगा कि जो जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा वो बड़ा जल्दबाजी में होगा, नॉट, या नहीं नहीं, फैसले एक जल्दी? एक आपने टियर खत्म किया है, ओके, जो ऊपर वाले टियर में हाँ के होना था वो अब पहले हो जाएगा, एक आपने टियर निकाला है उसके अंदर से, दैट्स व्हाट आई एम, अगेन आई हैव अ वेरी मिनिस्क्यूल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्क, बट मेरा अपना ये मानना है कि एक टियर खत्म होना चाहिए, वो एक एक इशू है इधर। and what message would you like to give out to the citizens of Pakistan that what वो we मेरे से ज्यादा समझदार है जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। अगेन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर अपने बच्चों से भी और सारों से भी बात करता हूं कि आपको अपने राइट्स का जरूर पता होना चाहिए, और उसके लिए मेरी बल्कि बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आईन पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ना, ये आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में घर में डिस्कशन करनी चाहिए। यानी आप नवाज शरीफ की, इमरान खान की, जरदारी साहब की सियासत तो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये भी जरा आइन को भी जरा डिस्कस कर लिए, यानी ये आना चाहिए, यानी उनको उनके बेसिक राइट पता हो कि अगर मुझे रोक रहे हैं तो मेरे पास व्हाट राइट्स डू आई हैव, बिकॉज अ पर्सन हु इज स्मार्टर इन लॉ becomes more safer in the society as compared to a person who is more naive in the law, because अगर राइट्स ही नहीं आपको पता है, और बाहर के मुल्कों में आप देखें, वेस्टर्न जितने भी ममालिक, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां पे आपके राइट्स के बारे में बताया जाता है। सो दैट्स द समथिंग कि लोगों को उनके राइट्स का पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग नीचे उल्टे सीधे भी कमेंट करेंगे जी कि पता भी हो तो क्या हो जाएगा, ना भी पता हो तब भी यही होना है, यानी वो सैडिस्ट अप्रोच जो है। वन शुड ऑलवेज कीप स्ट्राइविंग, थ्राइविंग फॉर द बेस्ट। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला you will learn a lot in the process. Yes. And that is going to be the ending note of our Thank conversation. And thank you so much Thank for you. being on my show. It was an honor and a privilege Thank you. to interview you today. I had amazing and a fantastic time. Thank you so Thank much. you so much again and again for being here and for giving the time and for giving so much wisdom out in the conversation. Thank you so much. So much. Thank you. Thank you.